Welcome to another session of digital electronics. In this session, we'll talk about different type of logic circuits, and we'll discuss about different type of logic families, and we'll discuss about ICs, what kind of ICs are there, and we'll discuss about some basic operations. Now, let's start with what actually is digital integrated circuit and why it is used for. So सबसे पहले समझते हैं कि डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं क्या। कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमने जैसे लास्ट सेशन में स्टडी किए थे कि देयर इज़ एंड गेट, देयर इज़ और गेट, देयर इज़ नैंड गेट, देयर इज़ नॉर गेट, देयर इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस लाइक नॉट गेट ऑल्सो। सो इन डिवाइसेस को जो है बनाने के लिए हम डिफरेंट टाइप के सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। अगर हम इनको कंपोनेंट लेवल पे अगर बनाना चाहें तो वैसे इसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है। हम इसको छोटा करने के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट्स के ऊपर माउंट करते हैं। ठीक है, एक ट्रांजिस्टर का साइज़ एक्चुअल में जो है वो 0.6 माइक्रोमीटर से 0.1 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। ठीक है, सो इट्स वेरी स्मॉल इन साइज़, माइक्रॉन्स में साइज़ होता है। ठीक है, और क्या कहते हैं कि उसी ट्रांजिस्टर को अगर हम सपोज़ अलग से बोर्ड पे माउंट करना चाहते हैं तो उसमें केवल हमारे कनेक्शन करने के लिए हमको कुछ सेंटीमीटर उसका साइज़ रखना पड़ जाता है। ऑब्जेक्ट का एक्चुअल साइज़ 0.6 माइक्रोमीटर है और हमने उसे बढ़ा करके कुछ कर दिया है ताकि हमको वो लेग्स दिखाई दें। सो हमने कई गुना उसका साइज़ वैसे बढ़ा दिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंटीग्रेटेड सर्किट नहीं अगर यूज़ करते हैं तो कंपोनेंट का साइज़ बड़ा हो जाता है। सो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर्स एक सर्किट के ऊपर बढ़ाने के लिए हमने जो है सीधा ही बने बनाए इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्रिएट करने शुरू कर दिए, जिसको कि हम एक कंप्लीट कंपोनेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसके लिए हमारे पास जो है डिफरेंट टेक्निक्स अवेलेबल हैं, जिसमें स्टार्टिंग हमारी होती है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन से, देन मीडियम स्केल, देन large scale, then very large scale, and then ultra large scale integration. So let's start with SSI. SSI जो डिजिटल सर्किट्स हैं इनमें ट्रांजिस्टर्स को यूज़ किया जाता है और इसमें 10 से 20 ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो एक डिवाइस के ऊपर माउंट किए जा सकते हैं और इसमें कुछ लॉजिक गेट्स आपके इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। SSI चिप्स जो हैं ये कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। नॉर्मली स्टार्टिंग के टाइम में जब इन्हें डेवलप किया गया था तो एरोस्पेस के लिए डेवलप किया गया था, बट राइट नाउ इट इज़ यूज्ड इन सम स्मॉल कंपोनेंट्स लाइक चेजर एंड समथिंग लाइक दैट। ठीक है, देन आते हैं MSI पे। MSI के अंदर ट्रांजिस्टर्स की गिनती बढ़ जाती है और इट्स अराउंड हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजिस्टर कैन बी माउंटेड ऑन वन चिप। ठीक है, अब हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स हो गए, दैट मीन्स द साइज इज ऑटोमेटिकली रिड्यूस्ड। ठीक है, दूसरी बात, इसमें इकोनॉमिकली भी हमें सस्ता पड़ता है बिकॉज अमाउंट ऑफ कनेक्टिंग वायर्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्शंस एंड एवरीथिंग इज सेव्ड। ठीक है, हमें केवल एक बार उसका सांचा बनाना पड़ा और उसके बाद फिर वो नेक्स्ट टाइम से उसी तरीके से अपने आप माउंट हो जाएगा। इफ़ वी हैव क्रिएटेड द करेक्ट वेफर इट वर्क्स ऑन। ओके, MSI के बाद अगली आती है आपकी LSI चिप। LSI में 10,000 ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो एक चिप पे रखे जा सकते हैं, एंड यू कैन सी वन पिक्चर हियर showing an LSI chip. It has a large scale integration. VLSI चिप 1970 के अंदर ये टेक्नोलॉजी डेवलप की गई और इसके अंदर जो है और ज़्यादा कंपोनेंट्स ऐड किए जा सकते हैं और इसके अंदर हम कंप्लीट माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो इसमें क्या होता है कि आपकी प्रोसेसिंग के सारे यूनिट्स इंटरनली अवेलेबल होते हैं। ठीक है, देयर इज़ अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन।
here what we do, we use millions of transistor on one IC. ठीक है, here you can see Intel 486. इसी तरीके से अदर जो प्रोसेसर्स हैं उनकी ICs होती हैं, जो भी आपकी प्रोसेसर की IC होती है या कोई ऐसी IC जिसमें कि आप कई तरीके के कंपोनेंट्स दे सकते हैं। नॉर्मली प्रोसेसर एंड को प्रोसेसर्स हम इसके अंदर बनाते हैं या कंट्रोलर्स बनाते हैं, ठीक है। देयर आर सम टूल्स कॉल्ड PLC, वो भी इसके अंदर बनाए जाते हैं। इसमें हम एक पूरा डिजिटल सर्किट, बहुत बड़ा सा डिजिटल सर्किट इसके अंदर सेव कर सकते हैं, जिसके कई सारे डिजिटल यूनिट्स छोटे छोटे होंगे, ठीक है। इसके पहले यानी कि MSI तक और SSI तक तो हम केवल गेट्स की बात करते थे। इसके बाद हम धीरे धीरे सर्किट्स पे बढ़ने लग गए और यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट एक आपका क्या कहते हैं कि प्रोसेसर अवेलेबल है एक IC के ऊपर, ठीक है। नाउ कम ऑन टू डिजिटल लॉजिक फैमिलीज। लॉजिक फैमिली ये क्या चीज़ है? एक लॉजिक गेट को बनाने के लिए हम इंटरनली क्या कंपोनेंट यूज़ करते हैं, उसके हिसाब से हम इसको क्या कहते हैं कि लॉजिक फैमिली का नाम देते हैं, ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन, देयर इज़ इनिशियली RTL लॉजिक के अंदर खास बात थी कि इसमें रेजिस्टेंस और ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करके डिफरेंट टाइप के लॉजिक गेट्स डेवलप किए गए थे, ठीक है। द प्रॉब्लम वाज दैट द पावर कंजम्पशन वर हाई, और दूसरी बात रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं, तो जब रेजिस्ट करेंगे करंट को तो स्पीड अपने आप कम होगी। DTL आया इसके बाद। DTL इज़ डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक इज़ अ काइंड ऑफ लॉजिक जिसमें कि डायोड और ट्रांजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं। Then there is IIL, that is current injection logic. I for current, so it is IIL, current injection logic. It is basically a kind of integrated transistor logic because इसके अंदर कई सारे ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। Then there is TTL, that is transistor logic. Here what we do is we use only transistors for transition purpose. देन इसके बाद अगला आपका आता है ECL, एमीटर कपल्ड लॉजिक। देन आता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर लॉजिक, MOS एंड CMOS। ना RTL की बात करें तो इसके अंदर आपके जो भी गेट्स हैं वो नॉर्मली NOR गेट एंड NAND गेट क्रिएट किए जाते हैं और ये बहुत लो वोल्टेज पे चलते हैं, बट देयर इज़ वन स्मॉल प्रॉब्लम इज़ दैट दे आर यूजिंग रेजिस्टेंस and resistance actually reduces the speed. RTL के अंदर अगर हम बात करें तो here you have a resistance, then another resistance, there is another resistance and connected with a transistor. So इनके बीच में ये NOR बन रहा है। अगर आपको ये NAND बनाना होगा तो ये ट्रांजिस्टर यहाँ आ जाएगा, ये ट्रांजिस्टर इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। Now DTL is another method which is just improving the power consumption and speed, ठीक है। इसमें जो है एक डायोड और एक ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होता है, ठीक है, और इसमें कुछ रेजिस्टेंसेस यूज़ किए जाते हैं। अगर इसकी बात करें हम डिटेल में तो हियर यू सी इन DTL what we do is we have taken one transistor at the output end and at the input end we have taken some diodes. अगर सपोज यहाँ पे लो है, अगर यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ 1 यहाँ 1, इस VCC से करंट यहाँ पास हो जाएगी और इसकी वजह से इस तरफ करंट पास नहीं हो पाएगी, ठीक है। इस तरफ करंट नहीं पास होगी तो यहाँ पे आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। सो हियर व्हाट यू गेट इज़ NAND गेट। इन तीनों में से कोई भी अगर सपोज ऑन होता है, मतलब किसी में भी 1 होता है, सॉरी किसी में भी 0 होता है, तो यू विल गेट
आउटपुट एज 1। ओके, अगर इनमें सारे ही 1 1 1 होते हैं तो आउटपुट 0 आता है। ठीक है। नाउ integrated injection logic, or it is current injection logic actually, if you talk about in terms of electronics, इसमें क्या होता है कि इंटीग्रेटेड ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो कि करंट मिरर का काम करते हैं, तो दे इंजेक्ट द करंट। ओके, दैट्स वाई वी कॉल इट IIL और I²L लॉजिक। और जो इस तरीके के गेट्स होते हैं इनका पावर कंजम्पशन तो बहुत हाई होता है, बट दे आर वेरी फास्ट इन एक्शन। ठीक है। सो सबसे फास्ट काम करते हैं। जो डिवाइसेस हमको ऐसे चाहिए होते हैं जिनमें इमीडिएट आउटपुट चाहिए, सो देयर वी यूज करंट इंजेक्शन लॉजिक। हियर यू कैन सी this one is your current mirror। okay, whatever you are giving here उसके हिसाब से यहाँ पे करंट्स जनरेट होंगे। ठीक है। आपका इनपुट एक ही है। ठीक है। सो एक इनपुट के लिए एक आउटपुट यहाँ नॉट गेट बनाया गया है। ठीक है। अगर आपको एक से ज़्यादा इनपुट्स लगाने हैं तो यहाँ पे एक और करंट मिरर लगा करके और उसके साथ एडिशनल इनपुट लग जाएगा। ठीक है। नाउ द मोस्ट कॉमन ट्रांजिस्टर लॉजिक, हम सबसे ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं बिकॉज इसको इंटीग्रेट करना सिंपल होता है और इसकी कॉस्ट कम आती है। ठीक है। बट ट्रांजिस्टर लॉजिक जो होता है इसकी स्पीड एज़ कम्पेयर टू IIL कम होती है। ट्रांजिस्टर लॉजिक की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास जो है कुछ ट्रांजिस्टर्स के हेल्प से सभी तरीके के गेट्स बनाए जा सकते हैं। नाउ कम टू एमीटर कपल लॉजिक। एमीटर कपल्ड ECL लॉजिक के अंदर आपकी एमीटर्स की कपलिंग की जाती है और एमीटर के जो आपके आउटपुट्स हैं उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं दैट वेदर इट इज़ हाई और इट इज़ अ लो। ओके, देन देयर इज़ मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर एक्चुअली एक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बेस्ड लॉजिक है। इसमें क्या होता है कि हम मेटल ऑक्साइड्स की को यूज़ करते हैं फॉर कंडक्शन पर्पजेज़। ठीक है। इसमें नॉर्मली मैग्नीशियम ऑक्साइड यूज़ की जाती है या आप एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं। सो इनके हेल्प से हम करते क्या हैं, एक नॉन मेटेलिक लेयर बनाते हैं। वहाँ से हमारे पास तीन क्या कहते हैं कि टर्मिनल्स निकाले जाते हैं। वन इज़ गेट, देन सोर्स, देन ड्रेन। ठीक है। इस तरीके के डिवाइसेस का पावर कंजम्पशन तो लो होता है, बट इसको जो पोलैरिटी चाहिए होती है वो बहुत हाई चाहिए होती है, यानी ये 12 वोल्ट पे काम करते हैं। मॉस की बात करें तो इसके साथ सबसे बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि इसमें हमें कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाना होता, कोई डायोड नहीं लगाना होता, कोई ऐसा डिवाइस नहीं लगाना होता जो डिले जनरेट करे। ठीक है। तो इसका डिले बहुत कम होता है। दूसरी सबसे अच्छी बात होती है कि ये IC के ऊपर माउंट बड़े आराम से हो सकता है। इसमें P टाइप सबस्ट्रेट के अंदर केवल N टाइप एक कैरियर एक हमको क्या कहते हैं कि गेट रखने की ज़रूरत होती है। सो हियर वी नीड ओनली 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, वाइल इन केस ऑफ ट्रांजिस्टर हमको PNP या NPN इस तरीके के 3 सेमीकंडक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो दो डिप्लीशन लेयर्स क्रिएट होती हैं। नाउ हियर यू सी N type of substrate is there, there is P, there is P। ठीक है। जब भी आप इसको सप्लाई देंगे सो यहाँ से यहाँ तक के बीच में एक पॉजिटिव लेयर जनरेट हो जाएगी इस N टाइप सबस्ट्रेट के ऊपर, और इसकी वजह से कंडक्शन होगा। इसका कंडक्शन रेस्पॉन्स लीनियर होता है, जिसकी वजह से हम मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नाउ मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर दो तरीके का होता है, N चैनल एंड P चैनल। हम दोनों से हर तरीके के गेट्स बना सकते हैं।
अगर हम दोनों तरीके से एक एक गेट बना करके एक पुल सर्किट और एक पुश सर्किट अगर क्रिएट करते हैं, जिसमें पुल सर्किट का काम ये होता है कि वो करंट को, अगर एक्स्ट्रा करंट है तो उसको पुल करके बाहर कर दे, ठीक है। और अगर पुश सर्किट का काम है कि अगर करंट नहीं है तो वो वहाँ पे करंट को पुश करके पहुँचा दे, ठीक है। सो वी यूज़ पुलर एंड पुशर सर्किट्स विद द हेल्प ऑफ पी चैनल एंड एन चैनल ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। नाउ देर आर सम टर्म्स कम into the picture like propagation delay, fan in, fan out, and noise immunity, power dissipation, and logical voltage value. So let's understand these terms. सबसे पहले प्रोपगेशन डिले की बात करते हैं। इनपुट कॉम्बिनेशन सारे मिलने के बाद आउटपुट जनरेट होने के बीच में हमें कितना टाइम लगा, इस प्रोसेस को हम प्रोपगेशन डिले बोलते हैं, ठीक है। फैन इन क्या होता है, किसी भी डिवाइस के साथ कितने हम एडिशनल इनपुट्स लगा सकते हैं, इसको हम फैन इन बोलते हैं, ठीक है। जैसे एंड गेट है, इसके साथ मल्टीपल इनपुट हो सकते हैं, ठीक है। हमारा डिवाइस अगर सपोर्ट करता है, कोई भी टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं, वो टेक्निक हमको सपोर्ट करती है कि हम 15 इनपुट्स यूज़ कर सकते हैं एंड गेट के अंदर। तो अगर हम 15 इनपुट यूज़ कर रहे हैं तो हमारा फैन इन 15 है, ठीक है। फैन आउट, फैन इन जो है ये आपके गेट के डिले के हिसाब से कम होता चलता है। जितना डिले आपको कम चाहिए उतना कम आपको फैन इन रखना पड़ेगा, ठीक है। फैन इन बढ़ाते जाएंगे, गेट डिले बढ़ जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स कम ऑन टू फैन आउट। फैन आउट क्या है, आप आउटपुट में कितने डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। हमने सपोज एक इनपुट लिया ए डॉट बी, अब मेरे पास 3-4 ऐसे इक्वेशंस हैं जिनमें ए डॉट बी की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या मैं एक ही आउटपुट सभी जगह कनेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मुझे कुछ उसे कहीं बफर करना पड़ेगा तब जाके उसे यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए मैं कितनी जगहों पे उसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता हूँ, दैट गिव्स माई फैन आउट, ठीक है। नाउ फैन आउट की बात करें तो फैन आउट जो है वो उन मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवाइसेस का क्या कहते हैं कि काउंट है, जितने को कि हम आउटपुट दे सकते हैं। नाउ कम्स द नॉइज़ मार्जिन। नॉइज़ मार्जिन क्या होता है कि आपके 0 और 1 के बीच में वोल्टेज लेवल का क्या गैप है, बीच में आपका वो कौन सी लाइन है जिसको कि आप एज्यूम करते हैं कि इसके ऊपर रहेगा तो हम इसे 1 ट्रीट करेंगे, इसके नीचे रहेगा तो हम इसे 0 ट्रीट करेंगे। दैट गिव्स यू द नॉइज़ मार्जिन। नॉइज़ मार्जिन इनफैक्ट अगर हम बात करें तो आपके फैन इन और फैन आउट दोनों पे डिपेंड करती है। इनपुट आपके पास जितना स्ट्रॉन्ग आएगा उतना अच्छा, उतनी आसानी से आपका सिस्टम उसको आइडेंटिफाई कर लेगा कि वेदर इट इज़ 1 और 0। बट अगर वीक इनपुट आता है, नॉइज़ मार्जिन आपको हेल्प करता है फाइंड आउट करने में कि ये करेक्ट इनपुट है, ये वेदर इट इज़ 1 और इट इज़ 0, ओके। नॉइज़ मार्जिन जितना छोटा होगा सिस्टम हमारा उतना अच्छा होता है। जितना लो नॉइज़ मार्जिन होगा आपके मिनिमम मैक्सिमम के बीच में डिफरेंस कम होगा बट स्पीड आपकी अच्छी होगी, ठीक है। हाई नॉइज़ मार्जिन का मतलब क्या हुआ कि इट्स द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम इज़ हाई, ठीक है। सो इसकी 2 लिमिट्स होती हैं, एक लोअर लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है। ये रेंज आपकी जितनी बड़ी होगी आपका डिवाइस उतना इजीली बिना एरर के डेटा सेंड कर पाएगा, ठीक है। नाउ लॉजिकल वोल्टेज वैल्यूज़ की बात करते हैं। अलग अलग लॉजिक फैमिली के अंदर अलग अलग लॉजिकल वोल्टेज वैल्यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम TTL की बात करते हैं तो इट इज़ अराउंड 5 वोल्ट्स, सॉरी इट इज़ अराउंड 2.5 वोल्ट्स। अगर हम क्या कहते हैं कि CMOS की बात करते हैं तो इट इज़ अराउंड 5 वोल्ट्स और समटाइम्स इट इज़ अराउंड 12 वोल्ट्स, ठीक है। एंड इसी तरीके से अगर 0 की बात करें तो 0 के लिए TTL आपका 0.4 तक सपोर्ट कर जाता है, यानी 0 से 0.4 के बीच में अगर वैल्यू रहेगी TTL उसको आइडेंटिफाई करेगा कि 0 है, ठीक है। वाइल इन केस ऑफ CMOS इट नीड्स 0.1 मैक्सिमम, 0.1 रहेगा
तो उसको आइडेंटिफाई करेगा ज़ीरो है, 0.1 से ऊपर गया यानी 0.2 0.3 हो गया तो वो ज़ीरो नहीं आइडेंटिफाई होगा, फिर लगेगा कि यहाँ पे कुछ है। अलग अलग तरीके के डिवाइसेस के अंदर हम इस वोल्टेज लेवल को डिफरेंट रखते हैं। अलग अलग तरीके के वोल्टेज लेवल जो है वो रिकमेंड किए जाते हैं, ठीक है। नाउ पावर डिसिपेशन, कोई भी लॉजिक सर्किट कितना पावर कंज्यूम करता है इसको पावर डिसिपेशन ऑफ द सर्किट बोलते हैं, ठीक है। अब पावर डिसिपेशन के लिए हम क्या करते हैं कि जितना पावर हमारे पास क्या कहते हैं कि टोटल पावर सप्लाई से कंज्यूम होता है किसी भी सर्किट को अपना आउटपुट जनरेट करने के लिए, उसे हम उस पर्टिकुलर सर्किट का पावर डिसिपेशन कहते हैं, ठीक है। आप अगर पावर डिसिपेशन की बात करें तो जितने भी आपके ट्रांजिस्टर बेस्ड सर्किट्स थे उनका पावर डिसिपेशन थोड़ा सा हाई है, ठीक है। एंड इफ वी टॉक अबाउट पावर डिसिपेशन ऑफ CMOS based circuits, so their power dissipation is quite low, ठीक है। now पावर डिसिपेशन अगर कैलकुलेट करना चाहें, अगर समझना चाहें कि ये क्या करेगा, तो इसका कुल मिला के इफेक्ट ये आता है कि जितना ज़्यादा पावर डिसिपेशन होता है आपका IC उतना ज़्यादा हीटअप होता है, ठीक है। तो आपको उस IC के लिए ऑपरेटिंग टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हीट सिंक्स लगाने की या फ़ैन लगाने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। नाउ देयर इज़ वन टास्क फॉर यू, you have to define ECL, what is ECL, emitter coupled logic, and secondly define power dissipation. That's all for this session. Thank you.